चलिए, नाउ अब हम देखेंगे कि बोर का सेकंड पोस्टुलेट फर्स्ट हमने देख लिया है, एंड वी विल नाउ सी सेकंड पोस्टुलेट. The energy of an electron in orbit does not change. The energy of electron in an orbit does not change with time. वैसे तो वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये मैक्सवेल के जो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको ये डिफाई कर रहा है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है. इसको जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों नहीं चेंज होगी. जब आपका एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है तो चेंज होनी चाहिए. तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा पोस्टुलेट है और इसको मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल नॉट चेंज विद टाइम, ऐसा बोल दिया इन्होंने. हाउएवर the electron will move from a lower orbit. तो ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, उनकी एनर्जी स्टेशनरी है, इसलिए इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट कहा है. फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट टू अपर स्टेशनरी ऑर्बिट जब भी जाएगा तो क्या होगा. So when electron moves from lower stationary orbit to upper stationary orbit, orbit to higher stationary orbit, तो क्या होगा. Then the required amount of energy is absorbed by electron. So तब क्या होगा. Then electron will absorb energy. ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा. फ्रॉम फोटोन. कोई फोटोन उसे देगा कि नहीं जब नीचे से ऊपर जाएगा. ठीक है. इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू ऑर्बिट. डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स. तो क्या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा. तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला गया तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी. और सबसे ज्यादा कहां हो जाएगी. बताओ. इन्फिनिटी बोलिए ना, फिर पूरी बात कहिए. लास्ट क्या होता है. इन्फिनिटी कोई लास्ट नहीं है, बस इन्फिनिटी बोल दीजिए. वहां जीरो हो जाएगी कि नहीं. यहाँ वाले में कितनी थी. यहाँ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल थी कि नहीं. फिर यहाँ वाले में कितनी थी 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल थी. और यहाँ वाले में कितने थी 2.18 में 9 का डिवाइड करके जरा देखो 3 स्क्वायर का. तो 0.242 इस तरीके से हर सेल की निकाली जा सकती है. -18 जूल. तो अलग अलग है, सब ये निगेटिव है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है. -2 बड़ा होता है कि -0.5. अच्छा, -2 बड़ा हो गया, ऐसा भी होता है.
आप तो कह रही -2 बढ़ा है, जितना लेफ्ट में जाओगे चीज़ बढ़ती चली जाती है, और यहाँ ये -0.5 ये आपको छोटा लग रहा है, तो ये बड़ा की है। 0.5। तो क्यों बढ़ा? क्योंकि ये इसने फोटोन एब्जॉर्व किया, तभी तो ऊपर जा पाया। एनर्जी लेगा तभी तो ऊपर की तरफ जा पाएगा। सीढ़ी कैसे चढ़ोगी? जब खाना खाओगी तब तो सीढ़ी चढ़ पाओगी। तो इस तरीके से इट, अभी हमने लिख दिया, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ फोटोन इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स। उन दो स्टेट की जो एनर्जी स्टेट है उनके बीच की डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी लेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एंड इस तरीके से जो एनर्जी चेंज है, इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कंटिन्यूअस मैनर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन गिरता 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 उसी में गिर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी ये हर तरफ से रेडिएट करे और हर तरफ से रेडिएट करे, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैक्स वो था ना, किस केस में, मैक्सवेल के हिसाब से, कि ऐसे धीरे धीरे रेडिएट करेगा क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि ये या तो जब ट्रांजिशन होगी, एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर एंड इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कंटिन्यूअस मैनर। ये तो उन्होंने कहा था 10⁻⁸ सेकंड के अंदर इसके अंदर सिंक कर जाएगा। सो एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट मैनर। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मैनर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, जब वो एक स्टेट से दूसरे में ट्रांजिट करे, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी कम हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टेट टू अदर, जैसे बॉल ऊपर उछाली जाए तब उसकी एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज्यादा है कि जहां से उछाली गई वहां पे? यही बात है। तो इस तरीके से होगा। इट डज नॉट टेक्स प्लेस, जरा सेकंड वाले की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस नॉट, ऐसा नहीं होगा, डज नॉट टेक्स प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। ये एक तरीके का पैच वर्क है मैक्सवेल की थ्योरी पर। मैक्सवेल की थ्योरी को जस्टिफाई तो कर नहीं रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी क्यों नहीं कम होगी। तो ये एक तरीके का, जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है तो उसमें पैबंद लगा दिया जाता है कि नहीं, और उसी रंग के कपड़े को सिल दिया जाता है। सो उनका मॉडल उसी बेसिस पे फेल हुआ, और ये कह रहे हैं हमारी ऑर्बिट तो स्पेशल ऑर्बिट है, उसमें ये अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। ये कोई जस्टिफिकेशन हुआ? बोलो। एक्सीलरेट तो तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन कर रहा है और कह रहे हो कि नहीं हमारा तो नहीं करेगा, उसकी स्पेशल ऑर्बिट है। सिर्फ स्पेशल बोल देने से ठीक हो जाएगा क्या? बट इन्होंने ऐसा किया। अब जरा देखो कि किसी भी शेल की एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 है और y(n²) है, और आपके पास अभी 10 रुपए हैं, और फिर मान लीजिए दीपावली में आपको 10 रुपए पापा ने और दे दिए, तो अब 20 हो गए। तो आपके पास चेंज इन मनी कितना हुआ बताइए? क्या फाइनल मनी और माइनस इनिशियल मनी? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये +10 का चेंज आया है, तो आपको फायदा हुआ, +10 का चेंज आया। तो कभी भी ये तो शेल की एनर्जी है, तो अगर, और ये किसकी एनर्जी है? क्या ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि उसी के संदर्भ में तो बात की जा रही है। दिस एनर्जी, अभी हमने देखा था फोटोन को उसने उतनी दे दी तो इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, तभी तो निगेटिव लगाया था कि इलेक्ट्रॉन को नुकसान हो गया।
तो अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, तो जरा देखो, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर, तो ये ई डेल्टा ई क्या होगा बताओ? क्या ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा? क्योंकि यहां पर भी आपने देखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या होगा? क्या -2.18 इंटू 10⁻−18 बाई NF स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻−18 बाई NI स्क्वायर, बोलो सही है? अब अगर मैं 2.18 इंटू 10⁻−18 कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या आएगा? क्या -1 बाई NF स्क्वायर आएगा और एक +1 बाई NI स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं अंदर क्या करूं, NI स्क्वायर को पहले लिख दूं, वो निगेटिव साइन की वजह से पलटे हैं, वरना हमने तो फाइनल माइनस इनिशियली किया था, आप देख लो, निगेटिव था इस वजह से पलट के लिख रहा है। ऐसा अप्रेंटली लगता है मैंने इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट किया, बट वैसा नहीं है, यहाँ फाइनल से इनिशियल किया था कि नहीं। और ये किस में चेंज इन एनर्जी है? क्या ये इलेक्ट्रॉन की है? अगर डेल्टा ई पॉजिटिव आता है, इसका क्या मतलब है? वो नीचे से ऊपर गया कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई है। सो इफ डेल्टा ई comes positive, then electron has moved from lower energy level to higher energy level. If delta E comes as positive, then it is gain in energy. It is gain in energy of electron, and it has moved from lower energy level to upper energy level. और इसी तरीके से इफ डेल्टा ई मान लो निगेटिव आ जाए, लॉस हो जाए, then there is loss of energy of electron. तो लॉस का मतलब है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत न्यूक्लियस की ओर आ गया है, एंड इट मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इतनी बात समझ में आ गई? बताओ। यस सर। अच्छा, अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड when transition takes place, transition takes place, जब भी उसको एनर्जी दी जाएगी या वो एनर्जी छोड़ेगा, तो ये उन्हीं शर्तों पर होगा कि इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला आए। दी जाएगी तो ऊपर चला जाएगा, और जब वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन खुद, तो नीचे चला आएगा। सो व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स, किन्हीं दो स्थायी ऊर्जा स्तरों के बीच अगर इस प्रकार का उत्क्रमण होता है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ ऊर्जा या तो उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेशनरी स्टेट, दैट डिफर इन एनर्जी। तो अब यहां पर देखो, एंड द डिफरेंस इन एनर्जी को क्या लिखा जाएगा?
इस डेल्टा ई। मान लो आपके भाई की उम्र इस समय 12 साल है और आपकी 16 साल है, तो डिफरेंस इन एज क्या हुआ? बोलो, बताइए तो आगे बढ़े। चुप रहने से क्या होगा? 4 4। और आपकी उम्र 16 साल है और आपके भाई की 12, तब डिफरेंस क्या हुआ? -4 नहीं, तब भी 4। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही बात बतानी थी। चेंज निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस हमेशा कैसे होता है? पॉजिटिव। चेंज में भी निगेटिव और पॉजिटिव। चेंज क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब देखो कि जरा ये देखिए कि अब ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डेल्टा ई बाई एच होगी, क्योंकि ई एच नहीं होता है क्या? ये तो एच नहीं होता है। अब जहां पर कि डेल्टा ई क्या है, उसने कहा E2 माइनस E1 बाई एच, जहां E2 बड़ा है E1 से, E2 हायर है। जरा फिर से देखो, E क्या होता है? क्या एच न्यू होता है? और किसी शेल की एनर्जी, अलग अलग शेल है, तो इसकी एनर्जी मान लो E2 है, तो ये H उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि H न्यू2 के बराबर है। ठीक है, इसकी E1 है, तो इससे ये इसमें आएगा, तो क्या एक फोटोन निकालेगा एनर्जी के डिफरेंस के बराबर? बोलो। तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस हुआ? हायर माइनस लोअर? और क्या जो फोटोन निकलेगा इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही निकलेगा? इनकी इतनी एनर्जी, भाई अगर ये 10 जूल का एनर्जी लेवल है और ये 4 जूल का है, तो ये जो फोटोन निकलेगा क्या ये 6 जूल का नहीं निकलेगा? तो यही चीज कही गई है। अब इससे न्यू का जरा फार्मूला निकाल लो, तो न्यू क्या हुआ? E2 माइनस E1 और अपॉन, बोलो बात समझ में आ गई? हायर में से ही लोअर को घटाना है, ऐसा ना कर देना कि लोअर में घटाना, क्योंकि नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी निगेटिव आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या कहीं निगेटिव होती है? तो ये चीज आपको पता चल गई। अब जरा देखो कि फोर्थ रूल क्या कहता है कि उसको जानने से पहले ये बात देखिए कि ये है, अगर मान लीजिए यहां पर एक कोई मास है और m, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो mv इसका मोमेंटम हो गया। ठीक, और अगर मान लो इस एक्सिस पे ये रोटेट कर सकता है, तो रोटेट कर सकता है, तो रोटेटरी आर्म की अपनी कोई लेंथ भी होगी। ये जैसे कि एक ये हैंड पाइप है, और हैंड पाइप से आप क्या कर सकते हैं कि ये है, तो यहां पर आप फोर्स लगाओगे। एक होगा कि यहां पे आप फोर्स लगाएं, तो यहां पर आपने फोर्स लगाया, तो इससे क्या हुआ? और ये मोमेंट आर्म है, क्योंकि ये यहाँ घूम सकता है, तो ये मोमेंट आर्म है। और एक अगर यहाँ पे फोर्स लगाए इस मुट्ठे पे, तो पानी आसानी से गिरेगा, कि यहाँ लगाए तो एंड पे लगाना चाहिए। तो ये जो फोर्स लगाया और आर, इसको कहते हैं फोर्स इनटू जिस पर है इफर्ट आर्म, जिस पर इफर्ट लग रहा है, इसको कहते हैं टॉर्क। उससे ये रोटेट होता है, इससे ये रोटेट हो गया, तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू इफर्ट आर्म, दैट इज F इंटू आर। इससे कोई चीज घुमाई जा सकती है, टॉर्क को टाउ कहते हैं। ठीक,
किसी चीज, इसको कहते हैं रोटेटरी फोर्स। रोटेटरी फोर्स अगर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए फोर्स। अगर कोई सीधा ऐसे ऐसे करे पाइप को तो क्या ये चल पाएगा, कि जब वो कोई भी हैंड पाइप चलाता है तो ऐसे ऐसे चलाता है, परपेंडिकुलर रखता है हाथ की नहीं, उसके हाथ की पोजीशन देखना। तो इस तरीके से ये जो फोर्स है ये तो रोटेटरी फोर्स है। और F क्या है, ट्रांसलेटरी फोर्स। किसी चीज को चलाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं, ट्रांसलेटरी फोर्स। और अगर आप उसे रोटेटरी फोर्स में बदलना चाहते हैं तो जब एक ये गेट है बहुत बड़ा और इस गेट को चपरासी खोलेगा, जब उसका साहब आएगा तो चपरासी खोलेगा, तो क्या वो एंड से गेट को पकड़ के खोलेगा। मान लीजिए ये दीवार है, तो ये बड़ी सी दीवार है ऐसे, और ये गेट है, तो यहीं से तो खोलेगा कि यहां से खोलेगा जहां पर इसका हिंज है, क्या हिंज पे पकड़ के खोलेगा कि उधर से धीरे धीरे ऐसे ऐसे लाएगा। तो इसको क्या चाहिए, इसको बड़ी इफर्ट आर्म चाहिए कि नहीं, जिससे कि गेट आसानी से खुल सके। और इस तरीके से वो इसे रोटेट करा पाएगा कि नहीं। ओके, तो इसी तरीके से mv क्या है बताइए, क्या ये मोमेंटम है किसी चीज का, ट्रांसलेटरी मोमेंटम है। देखो अभी तो आपका जो जैसे ही 6th चैप्टर फिजिक्स का आएगा ये सब सीख ही जाओगी, लेकिन फिर भी देख लो, अभी थोड़ी देर के लिए चाहिए इसलिए बात कर रहा हूं। क्या ट्रांसलेशन का मतलब सीधी रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये mv एक लाइन में मोशन है, उसका मोमेंटम है, बोलो। मास और वेलोसिटी, mv का मतलब एक लाइन में चल रही कोई चीज तो उसका मोमेंटम क्या है। लेकिन अगर ये एक एंड पर बंधा हो और एक स्टिक छड़ी रखी हो और उस पर मास बांध दिया जाए, उससे कहा जाए अब चलो, तो क्या वो इस एक्सिस के खिलाफ अब रोटेट भी करने लग जाएगा। तो ये है लीनियर मोमेंटम। ट्रांसलेटरी मोमेंटम ना जानो तो आप mv को क्या मान सकती हो, हम लोग जो 9th की भाषा में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर फोर्स है। ट्रांसलेटरी अगर नहीं समझ में आता है तो क्या बताओगी, फोर्स लीनियरली धक्का ही तो देते हैं किसी चीज को, कि घुमा के धक्का देते हैं। तुम तो नहीं घुमाती हो, वो अगर किसी चीज से जुड़ा है और उसके पास इफर्ट आर्म है तो खुद ही वो घूम जाएगा, बस सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की जरूरत है, जैसे यहाँ लगाया गया है बात की नहीं। अब देखो, तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो और वो किसी हिंज से जुड़ा है, खुद ही घूम जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब ये लीनियर मोमेंटम है। क्या है, लीनियर मोमेंटम। और ये आर इस पर एक इसको घुमा रहा है, तो घुमाने का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम इसमें आ गया। एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या होती है, लीनियर मोमेंटम इंटू एफर्ट आर्म। इंटू एफर्ट आर्म, वो कितना होगा, mvr। तो इसकी वैल्यू L होती है एंगुलर मोमेंटम की। जरा फिर से सब कुछ समझें, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो अगर मान लो कि ये एक बुलेट है और बुलेट बड़ी स्पीड से जा रही है, मास इतना नहीं है, तो क्या अगर किसी चीज में मोमेंटम का मतलब अमाउंट ऑफ मोशन होता है क्या, मोमेंटम का मतलब क्या है, डेफिनेशन अमाउंट ऑफ मोशन। और किसी का मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो उसको रोकने में बहुत फोर्स लगेगा, तो क्या इस गोली को हाथ से पकड़ के कोई रोक सकेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम लार्ज है, P इज इक्वल टू mv, क्योंकि ये एक बुलेट है। अच्छा, एक ट्रक जा रही है, तो ट्रक में इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसकी 500 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ इस ट्रक को कोई रोक सकेगा हाथ से धक्का देकर, क्योंकि इसमें मास बहुत ज्यादा है। भले ही वेलोसिटी कम है, मास तो ज्यादा, तब भी अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा हुआ कि नहीं। इसमें वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा हुआ और इसमें
अच्छा, एक 200 पाउंड की मिसाइल है, वो चली जा रही है, अब वो बुलेट की रफ्तार से जा रही है, बताओ अब इसको कौन रोकेगा? और इसकी रफ्तार भी बुलेट की है, तो इसका मोमेंटम बहुत लार्ज हुआ। सो इफ मोमेंटम इज लार्ज, देन लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगा के आप कहोगे कि ये जाने वाली चीज है और ये फाइनली v जीरो हो जाए, रोक देना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। और अभी इसके पास वेलोसिटी v है, तो फोर्स क्या होता है बताओ? क्या चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो लॉ है, एम वी माइनस यू बाई टी। तो एम ए, बोलो यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं? तो अब अगर v बहुत ज्यादा है, इट इज ग्रेट, तो क्या फोर्स ग्रेट नहीं होगा? क्योंकि u तो जीरो ही करना चाहते हो। v ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, u तो जीरो है, फाइन, सॉरी, u बहुत ज्यादा है। एक तरीके से इफ u इज ग्रेट, अगर ये u मोर है और v तो क्या है? जीरो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? और वो भी अपोजिट। फोर्स निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि आप उसको डेसिलरेट कर रहे हो। जब किसी चीज की गति धीमी होती जाती है, वेलोसिटी कम होती जाती है, क्या उसे डेसिलरेशन या रिटार्डेशन नहीं कहते? तो रिटार्ड करे, लेकिन फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने बात कही कि इसे रोकना मुश्किल है। अब जरा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ। एक ये फुटबॉल है और ये अपनी एक्सिस पे जमीन पे, तुम्हारे भाई ने जमीन पे रख के घुमा दी, ऐसे घुमा दी, क्या ऊपर से हाथ रख के रोक लोगे? बोलो। अच्छा, इसी फुटबॉल को अब उसने एक रस्सी से बांध दिया है और घुमा रहा है बड़ी तेजी तेजी से, तो क्या उसके पास जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? क्या चीज उसकी बढ़ गई? जैसे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम बढ़ गया था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने जाए। अब यहाँ क्या बढ़ गया जिसकी वजह से कोई नहीं जा रहा इसके पास? क्योंकि मास है इसका m, वेलोसिटी है v, और ये इसकी रेडियस आर्म बढ़ गई। इसके पास रेडियस आर्म थी ही नहीं, इसलिए आपने हाथ रख के रोक लिया, और ये इसके पास रेडियस आर्म है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा हो गया। सो इसलिए L इज इक्वल्स टू एम वी आर। ओके, तो ये अर्थ है, अर्थ का क्या एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है सन के चारों तरफ जो मूव कर रही, बोलो। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि ये सन है, अब अपनी जगह भी वो घूम रही है। अर्थ ऐसी नहीं है कि सिर्फ सन के चारों तरफ घूम रही है, क्या वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और इसके चारों तरफ भी घूम रही है? अच्छा, क्या 24 घंटे में ही दिन रात होते हैं जब से आप पैदा हुई हैं? तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जब तक इस पर कोई आउटर फोर्स न लगाया जाए, देन इट इज कंजर्व्ड। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अपनी एक्सिस पे घूमना का। एक बात और बता दें, इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमता है, सिर्फ ये नहीं है कि न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। अगले पेज पे आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन में दो मोमेंटम है, कौन कौन से बताओ? और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट में भी तो घूम रहा है। मोमेंटम, तो कोई भी चीज है अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करने पर उसका अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और रिवॉल्व कर रही है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन कोई भी एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे स्पिन हो, चाहे ऑर्बिटल हो, और चाहे लीनियर मोमेंटम हो, कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है और उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, तो क्या वो अनंत काल तक उसी सीधी रेखा में उसी गति से चलती रहेगी? इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, then the object will continue to move with same speed in the same direction। तो क्या उसका जो P है यानी mv वो कंजर्व रहा?
क्या इस अर्थ का, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है, ये क्या अरबों खरबों साल से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और इसका mvr कंजर्व है कि बीच बीच में रुक जाती है? जब तक इस पर कोई इस तरीके से रोटेटरी फोर्स ना लगाया जाए. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ, तो यानी कि इफ नो लीनियर फोर्स या ट्रांसलेशनल फोर्स इज अप्लाइड तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है. और रोटेशनल, इस धरती को कोई घुमाने लगे पकड़ पकड़ के तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तेजी से, या इधर पर भी और तेजी से घुमाए, टॉर्क लगाए. टॉर्क हमने बताया ना रोटेटरी फोर्स होता है, तो कुछ टॉर्क बढ़ा दे तो, या रस्सी बांध ले और फिर कहे घूमो, तो ऐसे में तो बढ़ जाएगा. यानी रोटेटरी फोर्स को टॉर्क कहते हैं. ये बात मालूम है कि नहीं? हैंड पंप चलाने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है. तो यदि लीन, बोलो पूछिए. अगर कोई लीनियर फोर्स ना लगाया जाए या ट्रांसलेशनल, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. और टॉर्क ना लगाया जाए, चाहे उसका स्पिन टॉर्क या रोटेशनल टॉर्क कुछ भी ना लगाया जाए, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. बात सही है? सो इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जो एफ नेट है वो कितना हो? 0. और जो टॉर्क नेट है वो भी कितना हो? 0. न लीनियर फोर्स लग रहा है और न ही क्या लग रहा है? रोटेशनल फोर्स. ये रोटेशनल फोर्स है. टॉर्क क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? ओके. यदि कुछ भी ना लगा हो, देन इट्स लीनियर एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इज कंजर्व्ड. यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता तो उसका रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों नियत रहते हैं. Then that means its angular momentum as well linear momentum is conserved. अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैले डांसर होती हैं, तो ये कभी कभी आपने देखा है कि ये इस तरीके से डांस कर रही है और पैर को रखकर. अच्छा, कभी कभी ये हाथ दूर कर लेती है, घूम रही है, अपनी एड़ी की नोक पे घूम रही है, और कभी पास कर लेती है. तो बताओ कब तेजी से घूमने लगेगी? जब हाथ सिकोड़ के कर लेगी, जब इसकी रैप्ड आर्म है कि ओपन आर्म है? ये बात सही है, क्योंकि जब ओपन करेगी तो मास दूर पहुंच जाएगा. तो एल क्या होता है? mvr. आर अगर आपने बढ़ा दिया, मास दूर कर दिया, तो फिर इसका जो अब स्पीड है घूमने की वो कम हो जाएगी. तो जब भी कोई चीज पास आ जाए, हाथ इसने लपेट लिया तो खूब तेजी से घूमेगी, और दूर कर दिया तो धीरे धीरे घूमेगी. क्यों? क्योंकि ये एल तो नहीं बदल सकता, इंटरनल फोर्सेस है ना उसके खुद के, बाहर से तो कोई इसे घुमा नहीं रहा. तो अब अगर मान लीजिए मास को उसने दूर कर दिया, तो मास दूर कर दिया, मास तो नहीं बदला, उसके हाथ का मास था दूर कर दिया, लेकिन आर बढ़ गया कि नहीं? आर के बढ़ने से क्या वी नहीं कम हो जाएगा? सो व्हेन शी ओपन्स हर आर्म, देन हर रोटेशन बिकम्स स्लोअर. जैसे आप लोग ये कभी पार्क में खेलती हो तो सब बच्चों से बोलती हो, अच्छा अच्छा चलो अब सेंटर पे पहुंच जाओ. ये ऐसा झूला होता है कि नहीं वहां पे? और जैसे ही बच्चे सेंटर पहुंचते खूब तेज घूमने लगते हैं, और जैसे ही दूर जाते हैं तब क्या होता है बताओ? इस खेल का मजा लिया है?
दूर जाने पे झूला धीमा होगा कि तेज? हाँ, अब पास कर देते हो, अच्छा अब सेंटर पे चले जाओ, अब दूर चले जाओ, तो उससे देखो उन्हीं का लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिडिस्ट्रीब्यूट करती रहती हो. सो व्हेन, ठीक है, गर्ल ओपन्स अप then due to increase in effort arm, her speed becomes slower. ऐसा क्यों है? क्योंकि L कांस्टेंट है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, वो खुद ही घूम रही है, ये चीज है. अब जरा देखो कि इस तरीके से हो गया है. अब हम आगे की बात करें. जब हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चल चुका है तो देयर आर समथिंग नीडेड टू बी नोन. अब एक और बात करो कि कोई भी चीज अगर घूम रही है, ऐसे घूम रही है, उसकी अपनी स्पीड होगी. तो अगर मान लीजिए ये कुछ एंगल है थीटा, वो घूमी, ठीक है, तो अगर कोई चीज यहां से P से Q तक घूम गई, अच्छा इसकी अपनी स्पीड भी है, V भी है, V स्पीड से जा रही है और ये M मास है, ये M मास है. तो यहां से यहां तक जाने में अगर इसने L लेंथ मूव कर लिया और T टाइम पे मूव किया, ये कितनी देर में मूव किया? T. तो इसकी ये इसने मान लो 30 डिग्री मूव किया 2 सेकंड में, तो पर सेकंड में कितना मूव किया? 1 सेकंड में कितना मूव किया? ये सही है. इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट डज इट मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा. जरा वो ग्रीन रेक्टेंगल में देखो, ओमेगा लिखा हुआ है. ओमेगा, ओमेगा दिखाया आपको, इस तरीके से बना है कि नहीं? अच्छा, ओमेगा क्या होता है बताइए? दैट इज इक्वल्स टू कितना एंगल घूमा, वो भी रेडियन में, और कितने टाइम में घूमा. तो रेडियन पर सेकंड होती है. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि एंगल रिवॉल्व, जितना भी रोटेशन हो रहा है, सो इट इज द एंगुलर शिफ्ट पर सेकंड फॉर सम रोटेशन. भी हो सकता है अपनी एक्सिस पे भी कोई चीज रोटेट कर सकती है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन. अगर वो एक्सिस से दूर है तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है उसी के अंदर ही उसकी एक्सिस है तो रोटेशन हो जाएगा. रिवॉल्यूशन. एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि क्या कहेंगे? ओमेगा. कितना घूमी? मान लीजिए कि कोई अगर 2 रेडियन घूम रहा है और 2 सेकंड में घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? क्योंकि 2 रेडियन इसने कवर किया और 2 सेकंड में कवर किया, तो इसका 1 रेडियन पर सेकंड हो गया. अच्छा, क्या ये जो थीटा है ये L है और ये R है, तो क्या इस थीटा की जगह मैं LR लिख सकता हूं? क्योंकि डेल्टा थीटा, मान लो ये डेल्टा थीटा मूव किया, कितना मूव किया? डेल्टा थीटा मूव किया कि नहीं? तो क्या ये आपने पढ़ चुकी हैं कि डेल्टा थीटा क्या होता है? R का अपॉन रेडियस होता है कि नहीं? R that is L by R. ओके. अच्छा, ये यहां से यहां कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर v स्पीड से चल रहा है? ये डिस्टेंस कितनी है? मान लो v स्पीड से चला, ये बहुत छोटा सा एंगल है, तो डिस्टेंस कितनी हुई? L कितना हुआ?
डिस्टेंस। क्या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है? आर्क के लेंथ को इग्नोर कर दिया जाए, थोड़ा ही चला है 0.1 रेडियन, तो अगर थोड़ा सा चला है तो ऐसी स्थिति में जो उसका आर्क होगा वही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगा। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो जाएगा अगर ऐसे चल रहा है तो, छोटे से एंगल के लिए। तो इसलिए यहाँ जो L है और ये V से चल रहा है और T टाइम चला है, तो क्या ये VT लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. तो मैं इस L की जगह क्या VT लिख दूं? डेल्टा थीटा, ये चीज हो गई। अब वही T अगर मैं नीचे ले आऊं तो क्या होगा? क्या ये V बाई आर है पर सेकंड में जितना एंगल घूमा? देखो फिर से देखो, ये चीज तो तुम्हें पता है कि नहीं? डेल्टा थीटा इज एल बाई आर, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुकी हो, मैथ में भी पढ़ चुकी हो, और फिजिक्स में भी पढ़ चुकी, ये पता है कि नहीं? Yes, sir, papa. और एल की जगह VT लिखा, यहां तक ठीक है? Yes, T नीचे ले आइए, ठीक है? yes, sir. अच्छा, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? डेल्टा थी तो है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना मूव किया, और उसका रेट यानी पर सेकंड कितना मूव किया, वो क्या कहलाएगा? यही ओमेगा है क्या? Yes, sir. तो ओमेगा क्या हो गया? क्या V बाई आर हुआ? Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको देखो ओमेगा समझ में आ गया है। एक बात और बता दो कि अगर कोई मास है, ठीक है, तो अब अगर ये मूव कर रहा है और ये इसका मास m है और ये r है, ये मूव कर रहा है, तो इस चीज को दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, इस एक्सिस पर घुमा दो, तो इनर्शिया आपने पढ़ा है, इनर्शिया कि बताओ एक पत्थर को छोड़ दो, पत्थर को धक्का देने में भी ज्यादा फोर्स और चलते हुए पत्थर को रोकने में भी ज्यादा फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? क्योंकि मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, जिसमें इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मतलब वो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और जो रुका है वो रुका रहना चाहता है। तो जिसमें मास ज्यादा होता है उसी में इनर्शिया ज्यादा रहता है। मोती को तो ऐसे उंगली से झटका दो तो चली जाए, उछल जाए, लेकिन पत्थर को तो उछलेगा क्या? क्योंकि उसकी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी रेस्ट में बने रहने की टेंडेंसी, वो बहुत ज्यादा है। पत्थर नहीं उछाल सकते हो, उसके पास इनर्शिया बहुत ज्यादा है। वो कहेगा मैं तो रेस्ट में हूं, ले आओ ज्यादा फोर्स तो हटाओ, मैं तो नहीं हटता। और अगर पत्थर चल रहा है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा मास है उसी का इनर्शिया ज्यादा होगा, चाहे इनर्शिया ऑफ मोशन हो चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। समझ में आ गई बात की नहीं? सो मोर मास का मतलब मोर इनर्शिया। इसी तरीके से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसका अपना इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी होता है। जबकि इस पर ये रोटेट कर रही है तो ये मोमेंट आर में मोशन हो रहा है, मोमेंट आर में। तो ऐसे ही किसी भी चीज में m क्या होता है? क्या लीनियर इनर्शिया होता है? यानी उसे धक्का देने के लिए, कोई पत्थर है तो पत्थर को धक्का देने के लिए अगर मास ज्यादा है, इफ इट हैज मोर मास देन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड ड्यू टू इट्स मोर लीनियर इनर्शिया। बोलो, इफ ऑब्जेक्ट हैज मोर मास। अच्छा, लीनियर की बात पहले कभी नहीं की गई, सिर्फ इनर्शिया इनर्शिया बोला गया क्योंकि रोटेशनल एस्पेक्ट था ही नहीं आपके में। अब दोनों मोशन पढ़ना है, न्यूटन की पूरी मैकेनिक्स पढ़नी है। देन इट हैज मोर इनर्शिया, ठीक है, लीनियर इनर्शिया बोल दो, इनर्शिया। अब जरा देखो, अगर मान लीजिए कि एक फुटबॉल को सेंटर पे रख के घुमाओ तो बताओ वो ज्यादा इनर्शिया देगा कि दूर पे अगर आप उसे रख के दिखाओ?
तब ज़्यादा इनर्शिया है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। किसके केस में? दूर पे, क्योंकि उसको रोकना मुश्किल है, और जो सेंटर पर है वो उसमें इनर्शिया नहीं है। अगर वो चल दे तो वो रुक भी जाएगी, ये चीज़ जल्दी नहीं रुकेगी। जैसे देखो, एक अगर रिफिल को उसमें धागा डाल के ऐसे ऐसे घुमाओ तो क्या उसकी टेंडेंसी रोटेट करने की होगी? पेन की रिफिल नहीं होगी। अगर रोकना चाहे तो आसानी से कोई रोक दे, और लेकिन उसी रिफिल को अगर इस तरीके से घुमाओ किसी वायर में ऐसे, तो ये ज़्यादा घूम सकती है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगाओगे, लेकिन एक बार अगर इस्टेब्लिश हो गया तो घूमता रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारे भाई ने ऐसी साइकिल क्यों ली जिसके व्हील बहुत भारी हैं, जिसके पहिए बहुत भारी भारी हैं? बताओ, हल्के व्हील वाली क्यों नहीं ली? इतने मोटे मोटे व्हील वाली ली, बताओ क्यों ली? क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि एक बार अगर मैंने पैडल मार के ये साइकिल चला दी तो एक बार चल गई तो अगले चौराहे तक पहुंचा देगी। बाइक होता है, उसमें दो लोग बैठे रहते हैं, इंजन बंद कर दो तब भी अगले चौराहे तक पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाते हो? क्या उसके व्हील में रोटेशनल इनर्शिया है? बोलो। अगर एक बार जो चीज रोटेट हो गई तो उसे रोकना मुश्किल। तो भारी पहिए वाली साइकिल बच्चे क्यों लेते हैं कि शुरू में जरूर मुश्किल होगी, लेकिन एक बार पैडल मार दो तो आराम से चलती चली जाएगी दूर तक, और हल्के वाली पैडल ही मारते रहो। समझ में आ गई बात? तो भारी भारी मशीनें जो रोटेट करती हैं उनको रोकना आसान नहीं है। वंस दे स्टार्ट रोटेटिंग देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। तो इस तरीके से जो अगर मास अपनी एक्सिस से दूर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल इनर्शिया मोर है। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा तो रोटेशनल इनर्शिया मोर, और उसे रोकना भी मुश्किल, ये है। तो इस तरीके से ये m है। तो हमने लीनियर इनर्शिया m लिखा था पीछे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इट इज इक्वल्स टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, इस पे ज्यादा डिपेंड करता है का स्क्वायर, दैट इज m और r स्क्वायर। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कि उसमें भी एक इनर्शिया है, दैट इज इक्वल्स टू कि कोई भी चीज में रोटेट करने के बाद कितना फोर्स चाहिए, कैसे चाहिए। सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स विल बी सीन, बट हाउ एवर यू शुड लर्न कि किसी भी चीज में रोटेशनल टेंडेंसी कितनी है, ये आर पे ज्यादा डिपेंड करती है। इसके आपको डिडक्शन बता दिए जाएंगे, 5th चैप्टर फिजिक्स का, वहां इसका डिडक्शन होगा। अब जरा देखो, अभी बीच में भी हो जाएगा तो कर ही देंगे, लेकिन इतना जान लो कि m है लीनियर इनर्शिया और I क्या है? रोटेशनल इनर्शिया। इसे क्या कहते हो? और m क्या है? लीनियर इनर्शिया। तो सबके अपने अपने नियम हैं। ये जैसे लीनियर इनर्शिया, ये लीनियर इनर्शिया। अच्छा, इसी तरीके से टाउ क्या था? क्या एफ आर आया था? ये क्या है? ये लीनियर फोर्स है क्या? और टॉर्क क्या है? क्या रोटेशनल फोर्स है? बोलो। एल की वैल्यू किसके इक्वल आई थी? क्या पी आर आई थी? एम वी आर आई थी कि नहीं? याद आ रहा है कुछ कुछ? भाई पी के एम वी आर इंटू आर किया था, तो पी क्या था? क्या लीनियर मोमेंटम था? और एल क्या था? यहां तक बात समझ में आई? देखो, इन्हीं दोनों से डिड्यूस करके यही नियम लाया जाएगा इनर्शिया वाला। इसलिए अभी मत सोचो ये कैसे आया, यहाँ दो स्क्वायर क्यों आ गया। इन सब में तो एक ही एक आर आ रहा है, इन सब रोटेशन में एक ही एक आ रहा है, इसमें दो क्यों आ गए? इससे आ जाता, लेकिन हम उस चीज में अभी पढ़ना नहीं चाहते। अगर हो गया बीच में प्रूफ, बीच में ऐसी बात आ गई तो कर देंगे, वरना जाना नहीं चाहते। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इतनी हो गई बात। अब जरा चेक करो
कि अब हम लोगों ने थर्ड रूल पढ़ लिया है, अब हम फोर्थ रूल पर आते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? तो थर्ड रूल में लिखा है उन्होंने, थर्ड रूल इज कॉल्ड बोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो आप ये अंडरलाइन कर लेना, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। सबसे लास्ट लाइन लिखी है, फ्रीक्वेंसी रूल बता दिया उसने। फोर्थ में देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given stationary state ठीक है, can be expressed as, अब जरा देखो कि नाउ कुछ और चीजें देखें कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एक और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को क्या एल कहते हैं? अच्छा, लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं? सही बताया है आपने। तो लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है? क्या लीनियर वेलोसिटी, लीनियर, ये इसका मतलब लीनियर इनर्शिया इनटू लीनियर वेलोसिटी, बोलो। लीनियर इनर्शिया क्या है? मास, और लीनियर वेलोसिटी वी है, बोलो ये बात सही है? और ये बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है कि क्या रोटेशनल इनर्शिया इनटू रोटेशनल वेलोसिटी। देखो वही फार्मूला लगा रहा हूं। तो इसमें क्या लिख दूं बताओ? रोटेशनल इनर्शिया, भाई हमें मालूम नहीं है बट मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनटू रोटेशनल वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी। एक लीनियर वेलोसिटी होती है, दूसरी कौन सी होती है? एंगुलर। फिर से देख लो, लीनियर इनर्शिया लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी। बात सही है? बोलो। यहां लीनियर लीनियर लिखा। अच्छा, क्या रोटेशनल इनर्शिया को आई बोलते हैं? चेक कर लो, यहां देख लो। और एंगुलर वेलोसिटी को क्या कभी आपने ओमेगा बोला है? आई को क्या एम आर स्क्वायर बोलते हैं? और ओमेगा को क्या वी बाई आर मैंने कभी प्रूव करवाया है आपको? दिखाएं? ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? तो क्या एक आर और एक आर कट गए? तो क्या आपकी बात सही साबित हुई जो थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि एम वी आर? तो देखो बुक में लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, लिखा है ग्रीन वाले में, देखो ग्रीन रेक्टेंगल में कि दिखाएं। तो इससे भी जस्टिफाई हो रहा है कि आई को एम आर स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंटम। इसी तरीके से एंगुलर फोर्स यानी रोटेशनल फोर्स, लीनियर फोर्स इनटू मोमेंटम। तो उन दोनों से देखा जाए तो ये जस्टिफाई हुआ कि नहीं? तो यहां से आपका एम स्क्वायर है, तभी तो एक कट पाया, नहीं तो मोमेंट आर्म ही खत्म हो जाती। ओके, तो हमारा एक फार्मूला क्या बन गया कि L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये भी तो एक फार्मूला बना। अब आगे देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी गिवन बाई,
भाई हम तो ये जानते हैं कि मान लो अगर किसी शेल में, ये बहुत सारे शेल थे, न जाने कितने शेल थे, मुझे पता नहीं है कितने शेल हैं, लेकिन अगर ये nth शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी वेव्स बनेंगी बताओ? nth में n बनेंगी, थर्ड में 3 बनी थी, तो nth में कितनी बनेंगी? ये देखो, अगर ये n है शेल, सो इन nth शेल there are n waves formed for electron. अब जरा देखो, अच्छा यहां से यहां तक क्या ये एक लेमडा होगा? यहां से चलो और फिर यहां चल के यहां तक आओ, ये एक लेमडा होता है कि नहीं? लेमडा कहां से कहां तक होता है? लेमडा आप देख लो, या यहां से यहां चल दो तो भी एक लेमडा है, ठीक है लेमडा कि नहीं? आपका एक वेव पूरा होना चाहिए। जैसे कि अब मैं कहां से कहां तक चलूं, कि यहां पर कितना चलना चाहिए, तो यहां से यहां तक ना चलो, यहां से चलो यहां तक चलो, तब एक लेमडा होगा। मतलब उसी पॉइंट पे पहुंच गए, फिर आगे ये इधर से भी बढ़ा, इधर सेम फेस पे हुआ कि नहीं? बोलो। तो अब यहां से यहां तक एक लेमडा, तो ऐसे कितने लेमडा एन वेव के लिए? क्या एन लेमडा नहीं हो गए? ये लाइन इतनी, एक लेमडा, और अगले में फिर यहां से जब यहां तक चलोगी तो क्या एक और लेमडा नहीं होगा? और यहां से फिर जब यहां तक फिर आओगी तो क्या एक और लेमडा नहीं होगा? तो जो इसकी सरकमफ्रेंस है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, तो वो क्या एन लेमडा के बराबर होगी? क्योंकि एक लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, तो सारे लेमडा जोड़ तो वही सरकमफ्रेंस हो गई। बोलो। क्या सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर एन कहा जा सकता है? चूंकि nth शेल है तो nth रेडियस हो गया। बोलो। तो मैं ये लिख लूं कि c इज इक्वल टू एन पाई, तो 2 पाई आर एन इज इक्वल टू क्या एन लेमडा कहा जा सकता है? क्या आपको डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर से लेमडा का फार्मूला पता है? बताओ, 2 सवाल भी कराए हैं, तो पता है तो बताओ। यस सर, क्या बता रही हो बताओ? h बाई एम वी हुआ। अच्छा, एम वी को इधर ले आओ, तो क्या ये एम वी आर एन हो गया और एन एच बाई 2 पाई? बोलो। क्या एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है? तो nth ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्या NH बाई 2 पाई होगा? भाई nth ऑर्बिट का कितना है एंगुलर मोमेंटम? mv/rn लिखा है कि नहीं? तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? क्या h बाई 2 पाई? सेकेंड ऑर्बिट का कितना होगा? 2h बाई 2 पाई बोलो। थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा? तो nth ऑर्बिट का कितना होगा? क्या जो nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है या किसी भी ऑर्बिट का, वो h बाई 2 पाई का इंटीजरल मल्टीपल है? इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो क्या यही फोर्थ रूल है? पढ़ लो, और लिखा भी है आपके सामने, बुक सामने होगी तो पढ़ो। क्या कह रहा है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है? नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देख लो मैं लिख रहा हूं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। बोलो सही है? तो हम इसे लिख लें, द एंगुलर मोमेंटम
Now the angular momentum of electron in nth orbit is integral multiple of h by 2 pi, ये है. सो एम बी आर एन, ये है एल एन, nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई. तो L1 क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का मोमेंटम h बाई 2 पाई. तो सेकंड का क्या हो गया, 2h बाई 2 पाई. तो थर्ड का कितना हो गया, 3h बाई 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम में मास एम एल टी, देखो m है, इसकी डायमेंशन देख लो कि kg है, kg मीटर पर सेकंड, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड है. सो m l और एक एल यहाँ से भी आ जाएगा, और t माइनस 1. ठीक, समझ में आ गई बात. तो आपको मैंने अभी 4 रूल बताए हैं. आगे की जो बातें हैं ये थोड़ा लंबी बात करते हैं बहुत, तो हमें और अगली बार बताना पड़ेगा. तो इस क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे. थैंक यू. सर PDF ओके.